एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि नागिन और ओंगसा दोनों लेटे हुए रहते हैं। ओंगसा अपना जो फेस है वो थोड़ा छिपाने की कोशिश करता है। नागिन उसे कहता है, कब तक मुझसे अपना चेहरा छिपाते रहोगे। ओंगसा कहता है कि मुझे शर्म आ रही है। वो थोड़ा सा साई सा फील करने लगता है क्योंकि उन दोनों के बीच में सब कुछ हो चुका था। नागिन बार बार उसका फेस अपनी तरफ करता है और पूछता है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, अभी तो हमने सब कुछ इतना कर लिया है। नागिन कहता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना क्यूट है ना। उसके बाद कहते चलो अब ऑफिशियली कर लेते हैं इस रिश्ते को। तो ओंगसा कहता है कि तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मैं मना कर सकता हूँ। नाखिन कहता है कि बेशक तुम मना कर सकते हो लेकिन तुम मुझे मना नहीं कर पाओगे। ओंगसा कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना। नाखिन कहता है कि मैं अपना फैसला पहले ही कर चुका हूँ, आज रात मेरे साथ रहो। ओंगसा कहता है तो अब तक मैं क्या कर रहा था तुम्हारे साथ। नाखिन कहता है कि अरे सुबह तक मेरे साथ रहो ना। तो ओंगसा कहता है कि हम दोनों के डेटिंग करने की बात, क्या ये सच में ठीक है। तुम्हारी फैमिली कोई सिंपल फैमिली नहीं है, तुम्हारी फैमिली एक माफिया फैमिली है। तुम्हारी फैमिली के जो रूल्स है वो हमेशा साफ रहे हैं। तुम्हारे डैड शायद तुम्हारे जैसे अल्फा से शादी करने के लिए किसी परफेक्ट ओमेगा को चुनेंगे ताकि फैमिली की रेपुटेशन बड़ी बनी रहे और बिजनेस में उनकी ताकत भी बनी रहे। शायद बहुत पहले ये तय किया जा चुका होगा। उनसे कहता है कि लेकिन मैं बस अगर तुम्हारे डैड को हमारे बारे में पता चल भी गया तो वो हमें अलग करने के लिए एक दूसरे को मजबूर करेंगे। नाखिन कहता है कि मेरी बात सुनो, वो नियम जो रूल थे वो बहुत पुराने हो चुके हैं। मुझे इस बिजनेस से कोई परवाह नहीं है। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि वो एक दूसरे के लिए मैच है या नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बीटा या ओमेगा हो, मैंने सिर्फ इसलिए चुना है क्योंकि तुम हो। अगर मुझे अपने डैड की बात नहीं माननी पड़े या मेरी वजह से उन्हें बुरा लगे तब भी मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली ऐसी जगह नहीं है जहाँ आसानी से किसी की बात मान ली जाए। उनसे कहते हैं अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ चीजों को खोनी पड़े तो। नाकिन कहता है कि तो मैं वो नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे और हमारे जो रिश्ता है उसको सेफ रखूंगा और मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ओंग से उसकी बात मान लेता है। नाकिन कहता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो ना। ओंग से कहता है कि किसने कहा। तभी वो कहता है कि अभी तो तुमने कहा। वो कहता है कि मैंने सिर्फ गर्दन हिलाई है। नाकिन कहता है कि इसका मतलब ये हाँ होता है। फिर वो बड़े प्यार से ओंगसा को किस करने लगता है। इसके बाद नाकिन उसे सॉरी कहता है। उसे कहता है कि सॉरी किस लिए बोल रहे हो। नाकिन कहता है कि तुम्हारे ऊपर सब कुछ कर देने के लिए। नाकिन उसे टीज करते हुए कहता है कि आखिरकार काफी समय हो गया मैं किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। ओंगसा कहता है कि क्या तुम पहले भी किसी के साथ हो चुके हो क्या। नाकिन कहता है कि ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ओंगसा अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और उसे इसको कहता है क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। ओंगसा कहता है किसने कहा मैं जेलस फील कर रहा हूँ। तो नाकिन कहता है ठीक है मुझे पता है तुम नहीं कर रहे हो। आगे दिखाई जाता है कि नागिन और फास्ता दोनों लेटे हुए रहते हैं। फास्ता बड़े प्यार से नाखून को बार बार किस किए जा रहा था, किसी विसी दिए जा रहा था। तभी उसको उठता है, दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। कुछ देर तक उनके किसी विशिंग रोमांटिक सीन या इंटीमेट सीन चल रहा होता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर नाखून फास्ता को किस करते हैं, उसके टमी पर भी किस करने लगता है। फास्ता कहता है कि तुम यहाँ मत करो, मुझे यहाँ गुदगुदी होती है। नागिन कहता है कि तुम्हें कौन कर रहा है, मैं तो तुम्हारे बेबी को कर रहा हूँ। फास्ता कहता है क्या क्या हुआ तुम्हें। नागिन कहता है कि हाँ मैं अपने बेबी को किस कर रहा हूँ। फास्ता कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने। नागिन कहता है कि तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो ना। फास्ता कहता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। नागिन कहता है क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, हम हर रात एक साथ सोए हैं लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि तुम कितने हफ्ते के लिए मतलब प्रेग्नेंट हो। फास्ता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है। वो उसको प्यार से थप्पड़ मार देता है नाखून को और कहता है कि क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। नाखून कहता है कि उसके असिस्टेंट ने बताया था कि जो तुम्हारे सिम्टम्स थे, जैसे उल्टी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, ये प्रेगनेंसी के ही सिम्टम्स लग रहे थे। वो कहता है कि हम हॉस्पिटल चलेंगे फिर पूरा चेकअप कराएंगे। लेकिन फास्ता ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। और वो जैसे ही उठकर बैठे वो कहता है कि ये सब क्या है, तुम्हारे कपड़े ऐसे जगह जगह क्यों बिखरे हुए हैं। नाखिन उसे समझाता है कि जब कोई नया नया ओमेगा प्रेग्नेंट होता है तो अपने फेरोमेन्स
कि अपने अल्फा की जो फेरोमोन्स होता है उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है। उसकी फेरोमोन्स को एहसास करता है, तो इस तरीके से नेस्ट बना लेता है। फास्ता कहता है क्या सच में मैं ओमेगा हूँ? मैं तो एक आदमी हूँ ना, मैं ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? अगर मान लो मैं प्रेग्नेंट हो भी गया तो मैं बच्चे को कैसे जन्म दूँगा और कहाँ से जन्म दूँगा? मतलब मुझे भी यहाँ पर हँसी आ गई भाई। आखिर उसे कहता है कि शांत हो जाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेल ओमेगा के बॉडी में आमतौर छुपे हुए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाते हैं। फास्ता कहता है कि तो आखिर मैं हूँ क्या? नाखिन उसको प्यार से समझाते हुए कहता है कि तुम कोई राक्षस तो हो नहीं, लेकिन फास्ता बात नहीं मानने को तैयार कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। खून उसे कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, डरो मत, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे बिल्कुल पास, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। और फिर वो उसके बड़े प्यार से फ़ोरहेड पर किस कर लेता है। तभी फास्ता पूछता है कि नेस्ट में मुझे कब तक रहना होगा? नागिन कहता है कि जैसे ऑर्डिनरी पीपल रहते हैं 9 महीने तक, जब तक बच्चे को जन्म नहीं दे देते। फास्ता पूछता है कि अगर मैं यहाँ सोऊँगा तो तुम कहाँ सोओगे? नागिन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही सोऊँगा। आगे दिखाई जाता है कि नागिन फास्ता को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए आता है। तभी उसकी मॉम पूछते है क्या हुआ है? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? नागिन बताता है कि मैं फास्ता को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन तो नहीं है बट एक बार मैं चेक करवाना चाहता हूँ। उसकी मॉम मान जाती, इतने में उसके डैड आ जाते हैं, वो भी वही क्वेश्चन पूछते हैं। नाखिन कहता है मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तो उसके डैड कहता है कि तुम दोनों कितने क्यूट कपल हो ना, जरा सी तकलीफ होते ही हॉस्पिटल भाग पड़ते हो, लेकिन लगता है कि आखिरकार यह सब करना सही था। तुमने मेरे बेटे के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। फिर कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे के लिए खुद को कुर्बान नहीं किया होता तो शायद मेरा बेटा अब किसी प्योर ओमेगा से शादी कर चुका होता। नागिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बता देता है कि आप दादा बनने वाले हो, इसलिए मैं फास्ता को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। उसके डैड भी कहता है कि ठीक है इसे लेकर जाओ, लेकिन क्या यह मामला सच में इतना ज़रूरी है? अगर है तो मैं अपना टाइम बर्बाद ना करूँ। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि चेक वेक करके कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। यह सुनकर फास्ता तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन नाखून का चेहरा उतर जाता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें सच में ही बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब कोई ओमेगा पहली बार हीट में आता है तो बच्चा मतलब उसके बच्चा पाने की चाहत होती है। और ओमेगा के पहले हीट के दौरान तो ये सब मतलब प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा वो होता है, कंसीव किया जा सकता है। अगर कंसीव करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अल्फा के लिए उस टाइम को सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी होता है। नाखून के चेहरे पर ये सुनकर तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि मतलब कहता है कि हाँ, मतलब अभी भी चांस है। आगे दिखाया जाता है कि ओंगसा कॉफ़ी शॉप में आता है तो उससे पूछता है नाइल तुम कहाँ थे इतनी देर, क्या कर रहे थे? ओंगसा अपनी लव बाइट को छुपाते हुए कहता है कि मैं ट्रैफिक में फँस गया तो थोड़ी-सी नींद भी आ गई थी तो मैं सो गया था। आगे कहता है तुम जल्दी से जाओ और अपना काम करो, कस्टमर आने वाले हैं। नाइल उसे देखकर तुम आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। ओंगसा कहता है चुपचाप जाओ यहाँ से, अपना काम करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब ओंगसा अपना काम कर रहा होता है तभी नाखिन वहाँ फ्रूट्स लेकर आ जाता है। नाखिन तो उससे कहता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो अपने फ्रूट्स को दिखाते हुए कहता है कि मेरे फेरोमोन्स की जो स्मेल है बिल्कुल ऐसी दिखती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे याद रखो। फ्यूचर में जब हम साथ नहीं होंगे तो तुम्हें यह खुशबू जो स्मेल है वो फ़ील होगी और तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हें थामे हुए हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके और ज़्यादा करीब आकर उसका किस करने लगता है। ओंगसा कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? नाइल देख लेगा। नागिन कहता है कुछ नहीं होगा, ये मतलब जो ऑरेंज है ये ढक लेगा। फिर वो दोनों एक-दूसरे को किस करने लगते हैं। मतलब वो उसको छुड़ाने की कोशिश भी करता है। आगे दिखाया जाता है नाखून और फास्ता भी आ जाते हैं और वहाँ पर जो नागिन है उससे पूछता है कि तुम डॉक्टर के पास गए थे, क्या रहा? तो नाखून बता देता है कि प्रेग्नेंट नहीं है। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से मतलब स्ट्रेस वगैरह होने की वजह से उसको मतलब ये सब हो रहा था। नागिन कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, मैंने तो अपने भतीजे के बारे में इतना कुछ सोच लिया था, गिफ्ट्स वगैरह, खिलौने वगैरह ये सब कुछ, मेरे साथ मजाक मत करो। ओंगसा कहता है कि फास्ता को इतनी सीरियस कोई बीमारी नहीं है, ये देखो ना ये एक खुशी की बात है। फिर कहता है कि असल में ये अच्छा है कि फास्ता भी प्रेग्नेंट नहीं है और ये पहले से ही तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा और हमें नहीं पता कि एक मेल बॉडी मतलब इसको सह पाएगी या नहीं सह पाएगी। ओंगसा कहता है कि एक प्योर ओमेगा का जो शरीर है वो लेकिन जो ऑर्डिनरी ओमेगा होते हैं उसकी तुलना में काफ़ी मजबूत होता है। और प्योर ओमेगा सुनते ही वो सभी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या प्योर ओमेगा? नाखिन कहता है कि क्या तुम सच में नाखून कहता है कि क्या तुम सच में
प्योर ओमेगा हो। फास्टर कहता है किसी को मत बताना मत, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। फिर कहता है कि हाँ, मैं एक प्योर ओमेगा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डैड मुझे सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट करे क्योंकि मैं प्योर ओमेगा हूँ। मैं वही इंसान हूँ जिसकी उन्हें तलाश थी, एक ऐसा पर्सन जो फैमिली के लिए परफेक्ट वारिस पैदा कर सकता है। मैं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हूँ। आगे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे डैड मुझे मेरी पहचान और पहचान के लिए एक्सेप्ट करे। नाखिन कहता है कि अगर डैड को इसके बारे में पता चल गया तो वो चैन से नहीं बैठेगा, वो तो इसको फोर्स करेगा अपने पोता पोतियों को मतलब पैदा करवाने के लिए। नाखून कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मेरे डैड को ये बात पता नहीं चलने दूंगा। तो ओंगसा कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी अपनी सेविंग इतनी है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ओंगसा कहता है कि मैं इसके बारे में परेशान नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। एक ट्रू अल्फा को ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बात की कोई परेशानी नहीं है और न ही तुम बाकी लोगों की तरह अपने अल्फा होने पर घमंड करते हो। तुम्हारी फैमिली तो इस स्टेटस को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी, फिर तुम मेरे जैसे एक सिंपल से बीटा से प्यार कर बैठे। नाखून कहता है कि अल्फा हो या बीटा या ओमेगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम एक सिंपल इंसान हो, हमारा खून लाल है, हमें भी दर्द होता है यार। ओंगसा कहता है कि तुम्हारे सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। नाखिन कहता है कि शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो बेटा है और एक वो तो इतनी मजबूत है कि उसने तो मुझे एक बार पीट भी दिया था। तो ओंगसा कहता है क्या सच में तुम उसे पीट गए थे? नाखून कहता है कि हाँ यह सच है। फिर कहता है कि वो कभी मेरी फैमिली के लिए मतलब मेरी फैमिली की भी मेंबर हुआ करती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये सब नहीं हो पाया। बाद में हम दोनों साथ में स्कूल भी गए, मैंने अपनी आंखों से देखा, कभी भी सेकेंडरी सेक्स पहचान को किसी बनाने की तरह यूज नहीं किया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि किसी इंसान की कीमत उसके फेरोमेंस की खुशबू या उसकी ब्लड लाइन की प्योरिटी को तय नहीं करती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम्हारी तरह। आगे दिखाई जाता है कि नाखून के डैड का असिस्टेंट उसके पास उसको जो जानकारी थी वो लेकर आता है और कहता है कि जो प्योर ओमेगा की जो तलाश की जा रही थी, हॉस्पिटल में जितने भी सिक्योरिटीज फुटेज थे, कैमरा वगैरह सब कुछ को मिटा दिया गया है। यह सुनकर उसके डैड कहता है कि अच्छा कोई तो है जो मेरे खिलाफ जाकर ये सब करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मुझसे पंगा ले रहा है। इसके बाद नाखिन को अपने पास बुलाता है तो उसके डैड कहता है कि एक प्योर ओमेगा को हासिल करने वाला हूँ, तुम्हें उस ओमेगा के साथ बॉन्ड बनाना होगा। हमारी फैमिली को ऐसा वारिस चाहिए जिसे आगे चलकर एक इनिग्मा बनने की मतलब कैपेसिटी हो। ना वो मना कर देता है और कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ। उसके डैड कहता है कि तुम प्यार करते हो? प्यार जैसी कोई चीज बच्चों की बनाई हुई कहानी है, सिर्फ कोई बेवकूफ अल्फा ही उससे अपने स्टेटस को कम करके किसी बीटा को डेट करेगा। आगे कहता है कि इससे हमारी ब्लड लाइन और हमारे फ्यूचर को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ये इस फैमिली के लिए शर्मिंदगी होगी। इसलिए तुम ओंगसा से ब्रेकअप कर लो और ये सब एक्सेप्ट करो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। नाखिन अपने डैड से कहता है कि अगर प्यार सिर्फ एक बेवकूफी भरी कल्पना है, इमेजिनेशन है, तो बीटा के साथ रिश्ता सिर्फ हाफ ब्रीड पैदा करना है, तो सिर्फ नेफिस इस फैमिली में क्यों है? वो हमेशा आपके लिए परेशानी का कारण रहा है क्या? यह सुनकर उसको डैड को गुस्सा आ जाता है, उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इतने में नेफिच भी आ जाता है। तो उसके डैड कहता है कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? ऐसी बात नहीं है जिसे तुम दखल देना चाहिए। नेफिच कहता है तो फिर मैं आखिर हूँ कौन? इस फैमिली के लिए मेरी क्या अहमियत है? और क्या मैं सिर्फ आप की वो सब करने का नतीजा हूँ क्या, या बीटा का जो ऑप्शन है, या सच में मैं प्यार करते थे और मैं भी आपके लिए इतना योग्य नहीं हूँ? आपने मुझे चुना, हाफ ब्रीड अल्फा हूँ, आपके बेटे की तरह ट्रू अल्फा नहीं हूँ। यह सुनकर उसके डैड भी हैरान रह जाता है और कहता है क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था, पैसे दिए थे, जगह दी थी, क्या तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरे सामने तुम जुबान लड़ाओ? नेफिज कहता है कि इस फैमिली की जो अहमियत है बस इसी बात पर टिकी है, कौन ऐसा साथी ढूंढ सकता है जो फैमिली की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा कर सके? इस फैमिली को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जब वो अपने कार में बैठकर जा रहा होता है, मतलब बहुत ज्यादा दुखी था, रो रहा होता है, मतलब ऐसा लग रहा था ये बंदा सच में एक दुखी आत्मा है। आगे दिखाया जाता है कि नेफिस एक बार में बैठा हुआ रहता है, तभी उसे एक लड़के की टक्कर हो जाती है। तो उसे कहता है कि तुम्हें पता है मेरे डैड कौन है? तो वो फिर एकदम से होश में आता है और कहता है कि हाँ तुम्हें पता भी होगा तो क्या ही कर लोगे, मतलब अब मेरे यहाँ तक कि मेरी तो कोई भी केयर नहीं करता, मेरे डैड भी नहीं करते हैं। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और लड़का भी गुस्से में रहता है। आगे दिखाया जाता है नाखून और नागिन आपस में बात कर रहे
होते हैं, तो नागिन उसे बता देता है कि नेफिज के साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। इतने में उसके पास फ़ोन कॉल आ जाती है, उसे बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है। दूसरी तरफ नेफिज पुलिस वालों से कहता है कि शायद आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है। पुलिस वाला कहते हैं लेकिन सबूत तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। इसलिए नाखून और नाखिन भी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। उसे कहता है कि मेरा भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल नहीं हो सकता। पुलिस वाला कहता है मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट हमारे पास प्रूफ़ है। और ये सब इशारा उसी की तरफ कर रहे हैं। और नाखून कहता है कि मेरे भाई इससे कोई लेना-देना नहीं है, आपको मेरी बात पर विश्वास करना होगा। पुलिस वाला कहता है कि यह मामला सिर्फ़ किसी के कहने पर या विश्वास करने पर हल नहीं हो सकता। हमने केस के जो प्रूफ़ है उसके अकॉर्डिंग ही ये सब हमने सँभाला है। तभी नाखून कहता है कि क्या मैं अपने भाई से मिल सकता हूँ? तो फिर वो अपने भाई से मिलने के लिए आते हैं, तो उसका भाई क तो नेफिज कहता है कि भाई से मेरी हेल्प करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन नाखून पूछता है क्या तुम उस चीज़ में फँसे हो क्या? वो बोलता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो नाखून बोलता है कि मेरी आँखों में आँखें डालकर बोलो। नेफिज कहता है कि हाँ भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। नाखून कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालूँगा, मुझ पर विश्वास करो। इसके बाद वहाँ पर उसका वकील आ जाता है और वकील उनसे जो केस के बारे में जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसके आगे बढ़ने की बात भी करता है और मतलब पैसे भी देता है। लेकिन पुलिस वाले साफ कह देता है कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद दोनों अपने भाई को बचाकर जाने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं बट वो दोनों अपने फेरोमोन्स छोड़ देते हैं, तो पुलिस वालों को चक्कर आने लगता है और सिर में दर्द होने लगता है और वो वहीं पर लोग तोड़ देते हैं, अपने भाई को बाहर निकाल लेते हैं, वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है घर पहुँचने तो अपने डैड से कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है डैड। तो उसके डैड कहता है कि तुमने किया या नहीं किया इससे क्या फ़र्क पड़ता है? न्यूज़ में तो तुम्हारी गिरफ्तारी के और हमारी फैमिली में तो ये सब हो चुका है ना और तुम हमेशा इस फैमिली के लिए मुसीबत क्यों खड़ी करते रहते हो? गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हें इस फैमिली के लिए शर्मिंदगी का कारण बनने की इजाज़त नहीं है। तुम्हारे जैसे लो टियर अल्फ़ा की वजह से जो फैमिली है वो बदनाम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही उसको थप्पड़ मारने वाला होता है, नाखून अपने डैडी का हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक देता है। इतने में उसकी मॉम भी आ जाती है और कहती है कि ये इनोसेंट है, इसने कुछ भी नहीं किया है। बाकी मैं फैमिली के बाकी लोगों की तरह इसकी रक्षा करूँगी। लोग इसे चाहे किसी भी नज़र से देखें, लेकिन अगर उसे यह नहीं किया तो मैं किसी की जो गलती है वो ज़िम्मेदार बनाकर इसको बलि का बकरा नहीं बनने दूँगी। इसके बाद नेफिज के जो डैड है वो फास्ता की तरफ देखकर कहते हैं कि जब से तुम इस घर में आए हो ना, जब से कुछ न कुछ हो रहा है, हर समय कोई न कोई प्रॉब्लम हो रही है और फास्ता भी हमारा कहाँ चुप रहने वाला था। वो कहता है कि अगर आपको अपनी कंपनी मुसीबत में है तो आपको उसको प्रॉब्लम को हल करने का रास्ता ढूँढना चाहिए। घर में हंगामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने से कमज़ोर लोगों को सिर्फ़ इसलिए इंसल्ट करते हो क्योंकि आप खुद से को ज़्यादा ताकतवर दिखाना चाहते हो, लेकिन इससे आपके ताकतवर नहीं बल्कि आप डरे हुए इंसान दिखाई दे रहे हो, आप डरे हुए हो। तो वो कहता है कि आप अपनी परेशानी और गुस्सा हमेशा उन लोगों पर निकालते हो जो आपसे कमज़ोर हो। यह सुनकर उसके डैड को गुस्सा तो आता है पर क्या ही कर पाता है, वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग साथ में बैठे रहते हैं, मतलब उस केस के बारे में सबूत वगैरह, जानकारी वगैरह देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर बता देते हैं कि ये वही लेडी थी जो मतलब इस केस से जुड़ी हुई है। जैसे ही उसको आईपैड में फ़ोटो वगैरह दिखाता है, तो नेफिच उस फ़ोटो को देखकर कहता है कि शायद मैं इससे मिल चुका हूँ। वो बोलता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है? वो कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से तो श्योर नहीं हूँ बट मैंने उस दिन उस रात इसको बार में देखा था। यह सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि नेफिच उस रात बार में था, मतलब कोई न कोई तो प्रूफ़ या कोई न कोई तो जो चीज़ है वो सामने आएगी ही। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज़ अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।